अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ अहमद खटक। वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स विद अहमद खटक। अब आज हमारे पास है फेडरल बोर्ड की जो बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक जो है, उसके चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स के हमारे पास शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन है। तो आज हम इसमें इनको डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ और जो न्यूमेरिकल के वीडियोज़ नहीं देखे तो उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आई बटन में भी आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन। तो पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ फिजिक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। फिजिक्स हमारी ज़िंदगी में कैसे अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, सो फिजिक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. The devices used on the regular basis like computers, smartphones, internet, etc., and the devices like rocket, space shuttle, train, remotes, all based on the principle of physics. The discovery or invention of electricity, wireless communication, X-rays, computer, automobiles, etc., have affected our lives in a way that we no longer can imagine our life without the technology developed using the medium of physics. तो इनको आपने जनरली ये बताना है कि हम फिजिक्स हमारी ज़िंदगी में कैसे अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, सो ये सारी जो चीज़ें हमारे पास ये फिजिक्स की बदौलत ही है, फिजिक्स के लॉज को और इन चीज़ों को हमने यूज़ करके इन चीज़ों को बनाया है। ठीक है, सो ये आपने लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन में, जर्नली ये चीज़ें बतानी है। सो या दूसरी तरफ आप इसको इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि physics is a fundamental to understanding the natural world, and explain the principle governing matter, energy, and their interaction. Physics helps us comprehend natural phenomena such as gravity, electricity, and magnetism. तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें फिजिक्स की ज़रूरत होती है, विच आर एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एवरी डे डिवाइसेस। ठीक है, सो द लॉज ऑफ फिजिक्स और द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, मेडिकल इक्विपमेंट, एडिशनली फिजिक्स प्रिंसिपल आर क्रूशियल इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन, मेकिंग इट इंडिस्पेंसिबल इन आवर डेली लाइफ। सो जर्नली आप लोगों ने इसको बताना है कि हमारे फिजिक्स जो है हमारे ज़िंदगी में कैसे किरदार अदा करता है। जर्नली चंद चीज़ें इस तरह आपने बतानी है कि ये सारी जो चीज़ें हैं फिजिक्स की बदौलत है, और ये जितनी भी टेक्नोलॉजी वगैरह हम यूज़ करते हैं या मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह, तो ये भी हमारे पास फिजिक्स के लॉज वगैरह प्रिंसिपल्स पे ही काम करते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास था पहला शॉर्ट क्वेश्चन। अब दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेट योर एज इन मिनट्स एंड सेकंड। तो अपनी एज को आपने मिनट्स और सेकंड में फाइंड करना है। तो सपोज करना है आपने अपनी एज को कि 15 ईयर्स है या 16 ईयर है, जो भी आप करें। सो अब 1 ईयर हमारे पास, देखो 1 ईयर में हमारे पास क्या होते हैं, 365 डेज होते हैं। ठीक है, 365 डेज, और हर डे में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, और हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो ये जब आप तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो एज है वो मिनट्स में आ जाएगी। सो 1 ईयर इज इक्वल टू 1 ईयर मल्टीप्लाई 365 डेज, हर दिन में 24 आवर्स और हर आवर में 60 मिनट्स। तो हमारे पास 525600 मिनट्स आ जाएगा। और सो 15 ईयर्स इक्वल्स 15 मल्टीप्लाई, तो अब ये देखो हमारे पास एक ईयर में आ गया। ठीक है, 1 ईयर में देखो हमने 1 ईयर लिया। अब हमने फाइंड क्या करना है 15 ईयर के लिए। सो 15 ईयर्स इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई, ये एक ईयर में अगर इतने मिनट्स है तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मिनट्स आएंगे वो 15 ईयर्स में होंगे। सो 15 मल्टीप्लाई 525600 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट्स हमारे पास 15 ईयर्स में हमारे पास कितने मिनट्स आएंगे 15 साल में, 784,000 मिनट्स आ जाएंगे। सो ये आप लोगों की जो एज होगी, जो आपने सपोज की होगी, तो ये आपकी एज मिनट्स में आ जाएगी। ठीक है, एज इन मिनट्स, ठीक हो गया। सो ये आपकी एज इन मिनट्स आ गई है। अब इसी को सेकंड में हम चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि 1 मिनट जो है, 1 मिनट में हमारे पास क्या होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये जो हमारे पास मिनट में आंसर आया है इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 15 ईयर इज इक्वल टू दिस मिनट्स मल्टीप्लाई 60 सेकंड, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये एज का वो हमारे पास सेकंड में आएगा। सो 47304,000 सेकंड हमारे पास आंसर आ जाएगा सेकंड में। ठीक है, सो 15 ईयर्स में हमारे पास इतने मिनट्स होते हैं, ये मिनट्स में आंसर आ गया, और हमारे पास इतने हमारे पास क्या होते हैं, सेकंड होते हैं, हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो सिंपल आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। अब जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट बेस क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये जो हमारे पास क्वांटिटीज है इसमें हमारे पास कौन कौन सी जो है इन्वॉल्व है।
ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये गिवन है फोर्स में, प्रेशर में, पावर में और चार्ज में, तो इनमें हमने बताना है। सो फोर्स जो है हमारे पास, इसका अगर आप टेबल देखें तो टेबल में असल में तीनों चारों जो यूनिट्स है वो गिवन है, आपका जो डिराइव यूनिट का टेबल है वहाँ से भी कर सकते हैं, या मैंने शॉर्ट क्वेश्चन, इन्हीं की शॉर्ट क्वेश्चन की एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी बनाई है कि हम ये यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप ये वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है। सो ये फोर्स है, फोर्स को जो हम मेजर करते हैं, आप यूनिट जाते हैं, एफ इज इक्वल टू एम में इक्वल होता है, तो एम जो है मैस है उसका किलोग्राम होता है, और एक्सेलरेशन जो है उसको हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करते हैं। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। सो किलोग्राम मैस का है तो मैस एक हो गया, बेस दूसरा मीटर है, लेंथ आ गया, और तीसरा सेकंड है, स्क्वायर है वो टाइम आ गया। सो मैस, लेंथ और टाइम, ये तीन बेस यूनिट हमारे पास इसमें इन्वॉल्व है। फिर हमारे पास है नेक्स्ट है प्रेशर। सो प्रेशर है, तो प्रेशर के भी हमारे पास सॉरी प्रेशर है। सो प्रेशर हमारे पास क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स का हमारे पास वही हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिवाइड बाय एरिया का मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड है, और मीटर स्क्वायर। सो ये मीटर और मीटर एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर मीटर। ठीक है। सो ये आपके पास आ गया किलोग्राम, ये देखो, इसको हम अगर फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम जो है वो हमारे पास मैस का यूनिट है, मीटर जो हमारे पास है लेंथ का यूनिट है, बेस यूनिट है, और सेकंड जो है वो हमारे पास टाइम है, बेस क्वांटिटी इसमें। ठीक है, तो मैस, लेंथ, टाइम आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है पावर। पावर जो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, तो वर्क डन का हमारे पास एफ डी होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स का हमारे पास और डिवाइड बाय टाइम, तो फोर्स का हमारे पास क्या आ गया, यही पहले से ही किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में डी है, डी डिस्प्लेसमेंट है उसका भी मीटर है हमारे पास, और नीचे टाइम है, सेकंड है। सिंप्लीफाई करो तो किलोग्राम मीटर और मल्टीप्लाई ये मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला, तो मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय ये देखो सेकंड डिवाइड में है स्क्वायर, तो ये भी डिवाइड में है, तो ये सेकंड क्यूब हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम, तो ये देखो किलोग्राम हमारे पास मैस का हो गया, मीटर हमारे पास लेंथ का, और सेकंड हमारे पास टाइम का। नेक्स्ट हमारे पास है चार्ज। चार्ज हमारे पास जो उसको मेजर करते हैं वो हमारे पास एम्पेयर करंट का हो गया, और ये क्योंकि जो करंट को हम डिफाइन करते हैं वो हमारे पास होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। सो यहाँ से हमारे पास जो चार्ज का यूनिट फार्मूला आ जाता है, क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई टी। तो आई जो है करंट है एम्पेयर में, और टाइम है सेकंड में, तो करंट का एम्पेयर आ गया, ठीक है, करंट आ गया एम्पेयर, और टाइम आ गया टाइम, ठीक है, सेकंड का टाइम हमारे पास बेस क्वांटिटी आ गई, ठीक है, और एम्पेयर जो है करंट का है तो वो करंट आ गया। सो ये हमारे पास जो है इन्वॉल्व है इसमें बेस क्वांटिटीज, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है कि जो शो दैट द प्रीफिक्स माइक्रो 1000 टाइम्स स्मॉलर देन द प्रीफिक्स मिली। तो ये आपका एमसीक्यूज में भी था, है, और इधर भी है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी है। तो माइक्रो को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास किस से करते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस 6 मीटर से, और ये हमारे पास मिली जो है वो एक्सपोनेंशियल -3 होता है, ठीक है, एम मिली, और एक्सपोनेंशियल -3 मीटर होता है। सो ये हमारे पर कैसे होगा, म्यू इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल -6 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल 3, तो प्लस इससे मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल -3 का हमारे पास ये मिली आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल -6 और एक्सपोनेंशियल 3, तो ये हम मल्टीप्लाई और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, -6 + 3, और ये एक्सपोनेंशियल -3 की वजह से मिली आ गया, तो माइनस साइन माइनस का आ जाता है, ये प्लस हो जाए, -6 + 3 तो माइनस का 3 आ जाता है, बड़े का साइन आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। सो माइक्रो जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल -3 मीटर, तो ये असल में मिलीमीटर की इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइक्रो है 1/1000 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये इससे प्रूव हो जाएगा। देखो 1000 टाइम्स स्मॉलर है मिली जो है, मिलीमीटर जो है 1000 टाइम स्मॉलर है, सो ये मिलीमीटर है हमारे पास। तो इस तरह हम इसको कर लेंगे, ठीक है। सो एक्सपोनेंशियल -6 के साथ आप लोगों ने क्या है, एक्सपोनेंशियल -3 मल्टीप्लाई भी करना है और
डिवाइड भी करना है, ठीक है। डिवाइड, जब ये डिवाइड वाला ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम ये +3 और ये 10 एक्सपोनेंशियल -3 कर रहे हैं। ये मिलीमीटर आ गया और ये हमारे पास सी जो ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जस्टिफाई दैट द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट हमने बताना है कि कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और जो हमारे पास एनर्जी है वो स्केलर क्वांटिटी है। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर को हम बयान जब करते हैं तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होती है। और एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, एनर्जी की ज़रूरत, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप ये नहीं कहते कि 5 जूल ऑफ एनर्जी नॉर्थ साइड पे या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, ठीक है, क्योंकि उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास ज़रूरत नहीं होती डायरेक्शन की। या आप इस तरह भी इसको बयान कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को, कि डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन पोजीशन ऑन एन ऑब्जेक्ट। सो हमारे पास ये क्या है, it has both magnitude and direction making its vector quantity। for example, ये दूसरा वर्जन है क्वेश्चन का, पहला वो था an object moves 5 meter to the north as displacement is 5 meter north। एनर्जी को हम कैसे कर सकते हैं, अब एनर्जी है हमारे पास, तो हमारे पास एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क एट only has the magnitude and no direction making it scalar quantity। for example, an object may have 50 joules of energy but it does not indicate any specific direction, ठीक है। स्पेसिफिक डायरेक्शन आप स्पेसिफाई नहीं करते कि 50 जॉल एनर्जी है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, लेफ्ट है, राइट है, अबव है, डाउन है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो या तो आप ये पहले वाला आंसर लिख लें या ये दूसरे वाला, दोनों करेक्ट है, ठीक है। ये आर मैंने लिखा है, इसको पहले वाला भी लिख सकते हैं, दूसरे वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि स्क्रू गेज कैन गिव मोर प्रिसाइज लेंथ देन वर्नियर कैलिपर, ब्रीफली एक्सप्लेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2024 के अभी जो पेपर साल हुए थे, तो इस क्वेश्चन में ये शॉर्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है, दोनों पेपर में आया था, हार्ड एरिया में भी और जो लोकल पेपर था दोनों में आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन। सो ये स्क्रू गेज है हमारे पास मोर प्रिसाइज मेजरमेंट क्यों देता है, ठीक है, ये आप लोगों ने बताना है। सो द इंस्ट्रूमेंट विच हैज smaller least count will give more precise value of the least, so the least count of the screw gauge is less than that of the least count of the vernier caliper। The screw gauge give more precise length than measure वर्नियर कैलिपर, ठीक हो गया। सो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका हमारे पास लीस्ट काउंट जो हो कम हो, ठीक है, स्मॉलर लीस्ट काउंट हो, वो मोर प्रिसाइज मेजरमेंट देंगे, ठीक है, क्या देंगे, मोर प्रिसाइज मेजरमेंट देंगे। सो जिनका लीस्ट काउंट जितना ही कम होगा उसकी मेजरमेंट की प्रिसीजन उतनी ही ज़्यादा होगी, और जिन इंस्ट्रूमेंट का हमारे पास लीस्ट काउंट ज़्यादा होगा उनकी प्रिसीजन फिर क्या होगी, कम होती जाएगी। सो स्क्रू गेज कैन गिव मोर प्रिसाइज लेंथ देन वर्नियर कैलिपर, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट क्या है, स्मॉलर है, कम है। सो या आप इस तरह लिख लें या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्क्रू गेज आल्सो नोन एज माइक्रोमीटर कैन प्रोवाइड मोर प्रिसाइज measurement than vernier caliper because it has finer pitch and more precise rotational mechanism. The screw mechanism of a micrometer allows for smaller and smaller control movement leading higher accuracy and precision in measurement। Vernier caliper, while accurate, do not differ the same level of fine adjustment as a micrometer, ठीक है। तो ये भी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है अगर आप इनके फाइन इसके पिच के बारे में बता दें, ठीक है। सो बेहतर है कि पहले वाला आप लीस्ट काउंट का लाजमी इसमें जिक्र करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच में आप लोगों ने डिफरेंस बताना है, दोनों आप पढ़ चुके हैं। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या है, has only one knob at the top of it or restart the stopwatch। एक नॉब होता है जो स्टार्ट स्टॉप या रिसेट करने के लिए यूज होता है। डिजिटल इसमें नॉब नहीं होता, इसमें क्या होते हैं, बटन होते हैं, ठीक है। सो हैज 2 बटन्स टॉप पे जो स्टार्ट और स्टॉप के लिए होता है और एक रिसेट के लिए होता है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू मिनिमम 0.1 सेकंड, तो इसका लीस्ट काउंट जो है 0.1 सेकंड तक ये मेजरमेंट करता है। डिजिटल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट कम है, अप टू मिनिमम 0.01 सेकंड है, ठीक है, ये लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट हमने ऊपर भी पढ़ा है कि जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतनी हमारे पास मेजरमेंट प्रिसाइज होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्योंकि
डिजिटल स्टॉप वॉच है ना, तो डिजिटल स्टॉप वॉच का हमारे पास क्या है, लीस्ट काउंट कम है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल स्टॉप वॉच। तो डिजिटल स्टॉप वॉच जो है उसकी हमारे पास मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होगी, ठीक है, टाइम की एज कम्पेयर टू मैकेनिकल स्टॉप वॉच, ठीक है। तो ये 0.01 सेकंड तक मेजर कर सकता है। सो नेक्स्ट अब हमारे पास डिफरेंस क्या है इसका हमारे पास, कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच इज मोर एक्यूरेट देन डिजिटल स्टॉप वॉच, ठीक है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच सॉरी इज लेस एक्यूरेट, देखो ये लेस एक्यूरेट है क्योंकि इसका हमारे पास टाइम इंटरवल जो है मिनिमम 0.1 सेकंड तक ही मेजर कर सकता है। डिजिटल स्टॉप वॉच इज मोर एक्यूरेट देन मैकेनिकल स्टॉप वॉच, इसका लीस्ट काउंट कम है तो इसके ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास इनके आंसर है। या आप दूसरा वर्जन क्वेश्चन का किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह कि हमारे पास क्या है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है ये गियर्स एंड स्प्रिंग टू मेजर टाइम इसमें यूज होते हैं, टिपिकली लेस प्रिसाइज होता है विद मैनुअल स्टार्ट टू स्टॉप, मैनुअल्स होते हैं वो नॉब होता है, और टाइम इज रीड फ्रॉम अ डायल विद सेकंड हैंड, ठीक है। तो इसमें क्योंकि जो आम आपके पास स्टॉप वॉच होती है मैकेनिकल, इसकी डायग्राम आप लोगों ने देखी होगी, तो ये आम वॉच की तरह इसमें क्या होती है, डायल्स होती है, सेकंड वाले सुई होती है जो घूमती है, ठीक है, उसके थ्रू आप उसका टाइम मेजर करते हैं। डिजिटल स्टॉप वॉचेस में डिजिट्स होते हैं, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को यूज करता है स्टॉप, सो डिजिटल स्टॉप वॉच यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू मेजर द टाइम ऑफर हाई प्रिसीजन, क्योंकि इसका हमारे पास लीस्ट काउंट कम है, ऑफन दैट मिली सेकंड 0.01 हमारे पास जो सेकंड था। Time is displayed in digits on screen and additional feature like memory split times are available, तो ये भी इसमें अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आप डिफरेंस लिख लें, दोनों आंसर आपके ठीक है, तीन तीन आप लोग डिफरेंस लिख लें, या पहले वाला क्वेश्चन लिख लें इस तरह, ठीक है, या फिर आर है, या ये वाला आंसर लिख लें जो दूसरा है, ठीक हो गया। सो अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर शेप स्टोन। मेजरिंग सिलेंडर है वो हमारे पास इर्रेगुलर शेप स्टोन के वॉल्यूम को कैसे मेजर करता है। तो हम क्या करते हैं कि टेक सम वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर, note the volume V1 of the water of the cylinder, tie the irregular stone with a thread, lower the stone into the cylinder till it's fully merged in water, note VF volume, final volume of water having the stone in it, volume of the solid will be V is equal to VF minus VA। क्या कहता है कि आप एक सिलेंडर लें, ठीक है, तो जैसे आपने सिलेंडर लिया है इसमें आप आधे तक वाटर लें, ठीक है, तो इसका आप यहाँ से मेजर कर लें इनिशियल वॉल्यूम वी आई, फिर जो आप जो स्टोन इरेगुलर स्टोन है वो इसमें डालें, डिप करें बिल्कुल ये ऊपर नीचे तक चला जाए, तो इसकी वजह से जब आप ये स्टोन डालेंगे तो वाटर लेवल थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ भी आपने बिल्कुल सीध में इसको देखना है, क्योंकि अगर आप ऊपर से देखेंगे या नीचे से देखेंगे तो इसमें मेजरमेंट में एरर आएगा। बिल्कुल जो ये वाटर की जो लाइन बनती है ना इसके सीध में आपने देखना है, तभी मेजरमेंट आपके पास एक्यूरेट होगी। सो क्या करोगे कि यहाँ से आप देखो इसकी मेजरमेंट लो तो वाटर लेवल थोड़ा ऊपर हो जाएगा, जब आप स्टोन डालोगे तो ये भी हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल में से आप इनिशियल वैल्यू माइनस कर लो तो आपके पास जो इरेगुलर स्टोन का जितना डिफरेंस आएगा वो स्टोन का वॉल्यूम होगा, ठीक है। ये आंसर आप लिख लो, इस तरह आप डायग्राम भी इसके साथ बना सकते हो, या आप दूसरा वर्जन ऑफ क्वेश्चन लिखो वो भी असल में इसी तरह ही है कि टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप स्टोन यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर, फिल द सिलेंडर विद अननोन वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड रिगार्ड द लेवल, ठीक है। पानी से इसको भर दो और उसका वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, नहीं उसका वॉल्यूम नोट कर लो, वो आपके पास इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा। मर्ज द स्टोन कंप्लीटली द वाटर विद स्पेलिंग अवे, यानी आपने इस तरह भरना है उसको कि बिल्कुल ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप फुल उसको भर दें यहाँ तक, और जैसे ही आप इसको स्टोन डालें इरेगुलर शेप स्टोन तो वो पानी से बाहर बहने लग जाए, ठीक है, इस तरह नहीं करना, क्योंकि फिर क्या होगा मेजरमेंट में आपकी गलती आएगी, क्योंकि पहले जो आपने मेजर किया होगा उसके बाद जो वाटर के लेवल ऊपर जाएगा तो वाटर गिर जाएगा, तो जो अब जब डिफरेंस लेवल लोगे ना वॉल्यूम का तो वो उस वक्त आपके पास मेजरमेंट सही नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह नहीं करना कि बिल्कुल भर दो और जब आप इरेगुलर स्टोन डालो और पानी बाहरी से spelling out body गिरने लग जाए। So or record the new level of water, the volume of the stone and the difference between the initial and the final volume indicating the volume of water displaced by the stone, ठीक है। तो जैसे अर्शमिदिस प्रिंसिपल में आप लोगों ने पढ़ा था कि जितना वाटर डिस्प्लेस होगा उतना ही उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। ये भी उसी तरह ही है ऑलमोस्ट कि जितना ही वाटर आपके पास डिस्प्लेस होगा, ठीक है, वो इनिशियल वैल्यू ये है, वाटर इरेगुलर स्टोन डाला, वाटर डिस्प्लेस हुआ, इतना वाटर लेवल अप हो गया, सो ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया या फाइनल वॉल्यूम हो गया। सो इसका डिफरेंस लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, इरेगुलर स्टेप का वो आपके पास
वॉल्यूम आ जाएगा। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट प्रिकॉशन शुड केप्ट इन्वॉल्व बाय मेजरिंग यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर को के थ्रू मेजरिंग लेते हुए हमने कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स ध्यान में रखने हैं। सो मेजरिंग सिलेंडर को प्रिकॉशन शुड kept in mind while taking the measurement through the measuring cylinder. Keep the cylinder in vertical plane surface. पहला काम क्या करना है कि जो सिलेंडर है उसको प्लेन सरफेस पे रखना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप इसको एक ऊंची नीची कुर्दरी सरफेस पे रखें तो उसमें वाटर लेवल ऊपर नीचे होगा, तो आप जो मेजरमेंट लोगे उसमें एरर आएगा। फिर हमारे पास क्या है कि मेंटेन द लेवल ऑफ विद द मिनिस्कस ऑफ द लिक्विड व्हाइल रीडिंग लेवल। मिनिस्कस क्या कहते हैं, जो वाटर की लेयर बन जाती है, ठीक है, लेयर नजर आती है ना। ये आप फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है बीकर, तो जब वाटर इसमें आप डालते हो तो ऐसी जो लेयर बन जाती है ना, एक तहसील जो नज़र आती है पानी की, तो बिल्कुल उसके सीध में आपने देखना है। मैंने ऊपर भी बताया कि ऊपर से या नीचे से इसको नहीं देखना। जब रीडिंग लोगे तो आपने बिल्कुल सीधी वो मिनिस्कस लाइन के सीध में देखना है, ताकि आपके पास जो है रीडिंग जो है सही आए, तभी सही आएगी। नहीं तो अगर ऊपर से इसको देखोगे तो आपके पास जो वाटर लेवल है नीचे नज़र आएगा, थोड़ा सा नीचे से देखोगे तो थोड़ा सा वाटर लेवल ऊपर नजर आएगा, तो आप जब रीडिंग लोगे तो वो कम ज्यादा उसमें फिर एरर आएगा, ठीक है। तो फिर क्या है हमारे पास, अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ बबल इनसाइड द सिलेंडर एंड लीड टू द इनएक्यूरेट। सो बबल नहीं बनने चाहिए, ठीक है, उससे भी हमारे पास क्या है मेजरमेंट में एरर इनएक्यूरेट रीडिंग आएगी। फिर हमारे पास या ये आंसर लिख लो या दूसरा वर्जन आंसर का क्या है, इंश्योर द मेजरिंग सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द फ्लैट एंड स्टेबल सरफेस। ये उधर हमने प्लेन सरफेस कहा था, यही में सेम चीज है, फ्लैट and stable surface. Read the measurement at the eye level to avoid parallax error. जिस तरह मैंने बताया कि बिल्कुल आपने सीध में उस मिनिस्कस लाइन को देखना है, ठीक है। यूज सिलेंडर ऑफ अप्रोप्रिएट साइज टू मिनिमाइज एरर एंड इंश्योर एक्यूरेट मेजरमेंट, ठीक हो गया। अप्रोप्रिएट साइज का मुनासिब साइज का आप लोगों ने लेना है, कम से कम एरर आए। अवॉइड स्पिलेज, स्पिलेज वही कहते हैं कि पानी का बाहर गिर जाना, ठीक है। एंड इंश्योर द स्टोन इज कम्प्लीटली मर्ज विदाउट एयर बबल्स, ठीक है। यानी ऐसा ना हो कि आप बीकर में पूरा भर दें पानी और जब भी आप उसको स्टोन डालें और वो पानी बाहर ही बहना शुरू हो जाए, तो वो इसमें करेगा, वो वॉल्यूम जब आप लोगे स्टोन होगा या जो भी आपके पास शेप होगी ऑब्जेक्ट की, उसके बारे में एरर आएगा, ठीक है, तो वो आप सही मेजरमेंट नहीं ले पाओगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या कहता है, व्हाई डू वी नीड टू कंसीडर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट डिजिट्स मेजरमेंट में हम क्यों कंसीडर करते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स टेल अस व्हाट अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी वी हैव रिपोर्टेड वैल्यू। द मोर सिग्निफिकेंट द मोर डिजिट वी हैव, द मोस्ट sure of ourselves we are. So that's why we should almost never report all the decimal places we see in our calculator. Significant figure को हम किस लिए करते हैं कि हमारे पास अनसर्टेनिटी हमारे पास रिपोर्टेड वैल्यू में बताते हैं। जितनी भी हमारे पास ज्यादा डिजिट्स होंगे उतनी हम श्योर होंगे हमारे मेजरमेंट के बारे में, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि जो डेसिमल प्लेसेस आते हैं कैलकुलेटर में वो हम सारे नहीं लेते होते, ठीक है। या आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्निफिकेंट जो हमारे पास फिगर है प्लेन आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। प्रिसीजन के बारे में जितनी हमारे बताती है कि आपके पास जो मेजरमेंट इतनी प्रिसाइज है, they indicate the reliability of the data and ensure that the results are reported accurately. Considering significant figures, digits helps maintain the integrity of scientific data, prevents the propagation of errors in calculation and measurement. तो ये significant figure हमारे पास scientific data या measurement में हमारे पास error और जो inaccurate measurement है उससे हमें बचाती है, ठीक है। तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास फिर क्या है, इसकी मदद से एक्यूरेट ही रीडिंग और आएगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ रैंडम एयर कैन बी रिड्यूस्ड। रैंडम एरर को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो रैंडम एयर कैन बी रिड्यूस्ड, सो एन एरर इज मेजर्ड caused by a factor which vary from one measurement to another is called random error. An error caused by factors which vary from one measurement to another is called random error. We can reduce random error by taking multiple measurement of the same quantity and calculating the average. Random error हमारे पास कैसे हम reduce कर सकते हैं, पहले हम देखते हैं कि random error कहते किसको है। So random error is caused by a factor which varies
फ्रॉम वन मेजरमेंट टू अनदर, ठीक है। तो जब आप मेजरमेंट रहते हो तो मुख्तलिफ किस्म फैक्टर की वजह से आपके पास जो वैल्यूज है, कुछ आप एरर करोगे, कुछ आपके पास इंस्ट्रूमेंट में खराबी होगी, कुछ आप अपने जब मेजरमेंट लोगे तो उसमें आप एरर आएगा आपका। तो ये जो मुख्तलिफ फैक्टर्स है उसकी वजह से जो आप 2-3 दफ़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं या मेजर कोई चीज़ मेजर करते हैं तो उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो क्या आती है, डिफरेंट आती है, सही है। तो डिफरेंट आती है तो उसको हम, ये होता है रैंडम एरर, ठीक है। सो ये हम इसको रिड्यूस क्या करते हैं कि हम एक से ज्यादा वैल्यू लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 5 वैल्यू हो, 6 या 10 वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर उनको सारों को प्लस करके उनका एवरेज ले लेते हैं। तो उस तरह हमारे पास जो एवरेज आंसर आता है वही हमारे पास फिर मोस्ट एक्यूरेट हमारे पास मेजरमेंट होती है। और इस तरह हम रैंडम एरर को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। या हम इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं कि random error can be reduced taking multiple measurements and averaging the result smooth but inconsistencies using precise and well calibrated measurements to ensure accurate reading, ensure consistent experimental condition to minimize variation। तो मल्टीपल मेजरमेंट कर सकते हैं, फिर एवरेज ले सकते हैं। जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास वेल कैलिब्रेटेड होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम जो है एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। और इंश्योरिंग कंसिस्टिंग मेजरमेंटल कंडीशन, कंडीशन जो है एक्सपेरिमेंट के दौरान हमारे पास क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, कि हम ज़्यादा उसको नहीं करना चाहिए, जो भी हमारे पास कंडीशन हो स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए, ताकि हमारे पास जो वेरिएशन है कम से कम आए, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। सो प्रिसीजन को हम कैसे मेजर करते हैं, प्रिसीजन इज अ मेजर ऑफ द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट। Measurement can be precise but not necessarily accurate. It needs several measurements to be determined. Precision may be affected with a random error. Precision values may or may not be accurate. Reproducibility of measurement है हमारे पास precision, ठीक है। तो precision हमारे पास क्या है कि एक मेजरमेंट हमारे पास प्रिसाइज तो हो सकता है, ठीक है, कितना रिप्रोडक्टिव है ये हमारे पास, कितना वो हमारे पास उसकी क्लोज है उसकी वैल्यू के, ठीक है, अपने टारगेटेड वैल्यू के। बट ये ज़रूरी नहीं कि वो हमारे पास एक्यूरेट भी हो। ये हमारे पास इसका हम कैसे कर सकते हैं कि सेवरल मेजरमेंट हम ले सकते हैं। जो प्रिसीजन है वो हमारे पास रैंडम एरर से इफेक्ट हो सकता है, और प्रिसीजन वैल्यूज में और मे नॉट बी एक्यूरेट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट हो, ठीक है, एक्यूरेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एक्यूरेसी क्या है, क्लोजनेस। एक्यूरेसी हमारे पास है क्लोजनेस के, कितना क्लोज है with the true value of the quantity being measured. A measurement can be accurate but not necessarily precise. It can be determined with the single measurement. तो accuracy को हम single measurement की सी भी हम कर सकते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट हो वो हमारे पास प्रिसाइज भी हो। तो एक्यूरेसी जो है हमारे पास क्या है, इज इफेक्टिव विद सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर इसको इफेक्ट कर सकती है। एक्यूरेट वैल्यूज हैव टू बी प्रिसाइज इन मोस्ट केसेस। एक्यूरेट वैल्यू जो होती है ज़्यादातर केसेस में हमारे पास क्या होती है, प्रिसाइज ही होती है। तो ये था हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट चैप्टर के हम जो एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन या जो प्रॉब्लम वो है नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सो अगर आपको मेरे वीडियो वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको नोट्स या पीडीएफ में चाहिए तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो आपके पास मेरे वेबसाइट का लिंक है, तो वहाँ से आप इसको पीडीएफ में भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, physicsLove02.blogspot.com। तो इस वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको पीडीएफ में ये मिल जाएंगे सारे न्यू बुक के जो हैं चैप्टर्स, वो पीडीएफ में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक्स फॉर